Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of our chapter number 2, vectors and equilibrium. The first topic is scalar product, second one is vector product, and third one is the concurrent forces. Now students, we are going to explain the scalar product. It is very simple. When a vector is multiplied by a vector and then the resultant obtained is a scalar quantity. Okay, such type of vector multiplication is called scalar product. ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब आप टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन नहीं होती. ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है. ठीक है, तो आप ऐसे टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें कि जिनकी डायरेक्शन, यूनिट और उनका मैग्नीट्यूड हो, यानी वेक्टर क्वांटिटीज. आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर में आपको एक ऐसी क्वांटिटी मिले जिसका यूनिट और मैग्नीट्यूड तो हो मगर डायरेक्शन ना हो, मीन्स के स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, नाउ तो सिंपली यहाँ पर मैं एक और चीज हाईलाइट करता हूँ. जब हम अपने टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम अपने टू वेक्टर्स के बिटवीन डॉट यूज करते हैं. ठीक है, ये सिंबल है स्केलर प्रोडक्ट का. तो वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, नाउ we are going to represent the mathematical form or formula for the scalar product. Now simply we have suppose we have two vectors, vector A and vector B. Okay, now here we have xy plane, so we can simply define or write the mathematical form of the scalar product as A dot B is equal to, now here magnitude of vector A multiply component of vector B parallel to vector A. Now स्टूडेंट सिर्फ इस रिप्रेजेंटेशन को आपको समझना है कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास A डॉट B है. ठीक है, तो ये इक्वल होगा किस प्रोडक्ट के? हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है, यहाँ हमारे पास A है. ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर का यानी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के साथ पैरेलल है. ठीक है, अब ये किस तरह रिप्रेजेंटेशन में, अभी हम इसको इस फिगर से इंशाल्लाह ताला देखते हैं. ठीक है, नाउ तो A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B पैरेलल टू वेक्टर A. ठीक है, नाउ अब हम अपने टू वेक्टर्स को सपोज रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास टू वेक्टर्स हैं लाइक वेक्टर A एंड वेक्टर B. ठीक है, और ये दोनों वेक्टर्स एक एंगल थीटा फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, अपने इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को और अच्छी फॉर्म में लिख लेते हैं. मींस A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, यहाँ मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसके बाद ये जो कंपोनेंट वेक्टर B का जो वेक्टर A के साथ पैरेलल है मैं उसको B सबस्क्रिप्ट A से रिप्रेजेंट करता हूँ. ठीक है, तो इक्वेशन कुछ यूं बन रही है, A डॉट B इज इक्वल टू A इंटू B सबस्क्रिप्ट A. ठीक है, नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपना वो कंपोनेंट यानी वेक्टर B का वो कंपोनेंट फाइंड करना है जो वेक्टर A के साथ पैरेलल है. ठीक है, तो हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ मार्क करते हैं और उसके बाद B सबस्क्रिप्ट A. ठीक है, जिसको हम कंपोनेंट ऑफ B पैरेलल टू A डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, उसको फाइंड करते हैं जाके. नाउ फॉर B सबस्क्रिप्ट A अब हम क्या करेंगे, हम अपने वेक्टर B के हेड से एक परपेंडिकुलर A वेक्टर के ऊपर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा और इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी. देखिए, नाउ अगर हम अपने वेक्टर B के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे यहाँ वेक्टर B की रिप्रेजेंटेशन देखिए कुछ इस तरह होगी कि सपोज कि हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है O P एंड Q. ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया यहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, थीटा तो ये A और B एंगल फॉर्म कर ही रहे थे. अब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल को अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी PQ परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है.
और ओ क्यू जो है जिसपे दोनों एंगल यानी थीटा और 90 डिग्री फॉर्म हो रहे होते हैं वो बेस होती है, ठीक है। तो ओ क्यू बेसिकली बेस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी तरीके से ओ पी जो है वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी जो ट्राइंगल ओ पी क्यू है इसमें हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर है ओ क्यू। वो किस तरह कि जो हमारा वेक्टर बी है उसका कंपोनेंट ओ क्यू है, ठीक है, जिसको हम बी सबस्क्रिप्ट ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमारे वेक्टर ए की डायरेक्शन में मौजूद है, ठीक है। इसको हम यूं भी हाईलाइट कर सकते हैं कि सपोज मेरे पास ये जो मेरा पॉइंटर है जहां पे अगर यहां पर मैं एक टॉर्च रखता हूं, ठीक है, और मैं टॉर्च ऑन करूं तो ये जो वेक्टर बी है जिसको मैं OP रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, जिसकी लेंथ OP है, अगर वेक्टर बी के ऊपर इधर जहां मेरा पॉइंटर मौजूद है यहां एक टॉर्च ऑन की जाए तो इस टॉर्च की वजह से वेक्टर बी का जो शेडो बनेगा, जो प्रोजेक्शन बनेगा, वो ये जो मैंने येलो डॉटेड हाईलाइट किया हुआ है कंपोनेंट वेक्टर बी का, ये रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये शेडो, ये लाइन बेसिकली ए वेक्टर के पैरेलल होगी, तो ये वेक्टर बी का कंपोनेंट होगा जो कि वेक्टर ए के पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम अपने ओ क्यू यानी बी सबस्क्रिप्ट ए को फाइंड करते हैं। तो सिंपल, हमारे पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल पे बेस हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास वेक्टर बी है, तो सिंपली हम अपने ट्राइंगल के ऊपर यानी ट्राइंगल ओपी के ऊपर cos थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें हाइपोटेन्यूज और बेस आ रहा होता है, ठीक है। नाउ वी नो दैट द cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल OPQ हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बी सबस्क्रिप्ट ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। नाउ अब अपने इस b को आप cos थीटा की तरह मूव कर दीजिए तो आपके पास b सबस्क्रिप्ट a जो हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो हमें मिल जाएगा। तो b सबस्क्रिप्ट a इज इक्वल टू b cos थीटा, ठीक है। नाउ सिंपली अब वैल्यू जो है हमारी b सबस्क्रिप्ट a की, ठीक है, या b का वो कंपोनेंट जो a की डायरेक्शन में है, a के साथ पैरेलल है, उसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, ठीक है। स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को हम इस मैथमेटिकल फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू show that the a dot b is equal to b dot a, which is representing the commutative law, okay. Now students, पेपर में हमसे ये क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में किया जा सकता है। कभी तो हमें a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a देते हैं कि आप इसको शो कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, या फिर पेपर में क्वेश्चन इस तरह आता है कि आपको कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। आप इसको शो कीजिए, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन किसी भी तरह आता है कि जो अभी मैंने आपको दो फॉर्म्स बताई, तो आप जो है इस तरह, जैसे अभी हम ड्राइव करने जा रहे हैं इस तरह ड्राइव करेंगे, ठीक है। सपोज कि हमारे पास ये वाली फॉर्म आती है तो a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट a, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सिंपल अपनी पहले लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इन दोनों को सॉल्व करते हैं और उसके बाद इन दोनों साइड्स को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल a डॉट b, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये वही रिप्रेजेंटेशन है जो अभी हम डिस्कस कर आ रहे हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, जो थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर हम वेक्टर b के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जिसको हम pq रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा OPQ, ठीक है। OQ बेस है, PQ परपेंडिकुलर और OP जो है वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। नाउ अगर हम अपने a डॉट b की रिप्रेजेंटेशन दें जैसे अभी हम डिस्कस कर आए बिल्कुल, तो हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b का वो कंपोनेंट जो वेक्टर a की डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी a इंटू b सबस्क्रिप्ट a, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जिस तरह अभी हमने लास्ट स्लाइड पे सॉल्व किया। हम अपने इस ट्राइंगल से b सबस्क्रिप्ट a की वैल्यू फाइंड करते हैं। Now consider triangle OPQ. We have triangle OPQ here, and using the formula of cos theta, which is equal base upon hypotenuse, ठीक है। Now students, इस triangle के according base और hypotenuse की values हम यहाँ पुट करते हैं, तो b सबस्क्रिप्ट a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। b को वहां मूव कर दीजिए तो आपको b सबस्क्रिप्ट a मिल जाएगा, which is
बी कॉस थीटा। ओके, ये वाली वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड को ड्राइव किया। नाउ सिमिलर जिस तरह हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ड्राइव किया, अब हम अपने इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। नाउ स्टूडेंट्स, अभी भी हमारे पास वही रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और बी, मगर अब हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो है वेक्टर बी और सेकंड वेक्टर है वेक्टर ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर बी के ऊपर। ठीक है, जिस तरह हमने ए डॉट बी में वेक्टर बी जो कि सेकंड वेक्टर था, ठीक है, उसके हेड से वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और वेक्टर बी का पैरेलल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में फाइंड किया था। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं, ड्राइव करने जा रहे हैं, तो अब हमारा सेकंड वेक्टर वेक्टर ए है जिसके हेड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर बी के ऊपर जो कि हमारा अब फर्स्ट वेक्टर है, और अब वेक्टर ए का पैरेलल कंपोनेंट फाइंड करेंगे जो वेक्टर बी के साथ या वेक्टर बी की डायरेक्शन में मौजूद है। ठीक है, नाउ तो इस फॉर्मूले को ए बी डॉट ए को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटू ए सबस्क्रिप्ट बी। ठीक है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो वेक्टर बी की डायरेक्शन में है। ठीक है, नाउ ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ हियर वी हैव ट्रायंगल ओ प्राइम पी प्राइम क्यू प्राइम। ठीक है, अब हम अपने ए सबस्क्रिप्ट बी की वैल्यू के लिए अपने इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं और उसके ऊपर सिंपल cos थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मर्तबा देख लीजिए कि आपके पास ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसमें थीटा के सामने वाली साइड पी प्राइम क्यू प्राइम परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जबकि आपके पास ये जो 90 डिग्री के सामने है ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और जिस पे ये दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं जिसको मैंने येलो डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है, तो ये यानी ओ प्राइम क्यू प्राइम। ठीक है, ये ए सबस्क्रिप्ट बी यानी वेक्टर ए का वो कंपोनेंट है जो वेक्टर बी की डायरेक्शन में है। ठीक है, नाउ दिस इज द बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। cos थीटा के फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नाउ तो हमारे पास बेस इक्वल है ए सबस्क्रिप्ट बी के। ठीक है, ये रही हमारी बेस डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, नाउ ए को आप अरेंज कर लीजिए अपने cos थीटा के साथ, तो ए सबस्क्रिप्ट बी इज इक्वल टू ए cos थीटा। नाउ पुटिंग द वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 2 वी गेट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। ठीक है, अब जब ए की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बी ए कॉस थीटा, क्योंकि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव लेफ्ट हैंड साइड एंड एज वेल एज राइट हैंड साइड, सो बोथ साइड्स आर इक्वल, सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, या हम इस फॉर्मूले को कुछ यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा डॉट प्रोडक्ट बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, नाउ इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, वी कैन सिंपली डिफाइन इट एज व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर and then the resultant obtained is a vector quantity. Such type of vector multiplication is called vector product. ठीक है, now students, vector product भी बिल्कुल सिंपल डिफाइन किया जा सकता है। अब जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी ही हो, ठीक है, तो इस तरह का प्रोडक्ट, इस तरह का मल्टीपल कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। ठीक है, और इसको शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए जब हम अपने दो वेक्टर्स की मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं तो इनके बिटवीन हम क्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्रॉस यूज करते हैं, जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में डॉट यूज करते हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस यानी मल्टीप्लाई का सिंबल क्रॉस यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू
vector. ठीक है. Now students, we are going to discuss the mathematical formula for the vector product, which is also very simple. Now here we have suppose two vectors, vector A and vector B. जब आप vector A को vector B से multiply कर रहे हैं यानी A क्रॉस B, तो जो आपका आंसर है वो खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. जैसे मैं यहाँ अपनी इस फिगर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे पास एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है. जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, तो इसके आउटपुट में मुझे एक वेक्टर C मिलता है जो कि खुद भी एक वेक्टर है. अब क्योंकि वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, तो हम अपने वेक्टर C की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, देखिए जरा. सिंपल हम राइट हैंड रूल को यूज करते हैं. ठीक है. सपोज कि हमारे पास ये जो वेक्टर A है, हम अपनी फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ मूव करेंगे. ठीक है. यानी यह हमारा फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर A, तो हमारी फिंगर्स जो होंगी वो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में होंगी. ठीक है. जैसे आपको यहाँ फिगर में नजर आ रहा है. अब फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर यानी वेक्टर B की तरफ अब अपने फिंगर्स को मूव कीजिए. ठीक है. तो जब आप वेक्टर A से वेक्टर B यानी फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को मूव करेंगे, तो आपका जो थंब होगा, ठीक है, वो जो इनका आउटपुट है जो कि हमारा यहाँ पर वेक्टर C है उसको रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. तो A से वेक्टर B की तरफ अपनी फिंगर मूव कीजिए, आपका जो थंब होगा वो वेक्टर C को रिप्रेजेंट करेगा जो कि इन दोनों यानी वेक्टर A और B के ऊपर परपेंडिकुलर होगा. या हम यूं कह सकते हैं कि ये जो आउटपुट है जो वेक्टर C है ये A और B वेक्टर के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. नाउ तो ये रिप्रेजेंटेशन जो मैं यहाँ पर इसको आपको दिखा रहा हूँ इस वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, वो कुछ यूं बनेगी कि वेक्टर A ये रहा और वेक्टर B है. ठीक है. ये दोनों थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं. इनके क्रॉस प्रोडक्ट से एक हमें आउटपुट में वेक्टर मिलता है जिसकी डायरेक्शन इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है. ठीक है. और इसकी डायरेक्शन कुछ आउटवर्ड है, जिसको आउटवर्ड को मैंने दिखाने के लिए ये एरो अपवर्ड बनाया हुआ है. ठीक है. नाउ यहाँ पे ये जो एन कैप है, ये एन कैप बेसिकली सी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है सी के. नाउ हम अपने क्रॉस प्रोडक्ट के मैथमेटिकल रिलेशन को देखते हैं. नाउ तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सिमिलर. देखिए आप जिस तरह हम अपने डॉट प्रोडक्ट के मैथमेटिकल फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर आए, बिल्कुल इसी तरह यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले को भी अब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. मीन्स A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A. ठीक है. यानी फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B परपेंडिकुलर टू वेक्टर A. ठीक है. स्टूडेंट्स यहाँ सिर्फ इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं अपने टू वेक्टर्स का, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट में लिखा. डॉट प्रोडक्ट में जो हमारा सेकंड वेक्टर था उसका पैरेलल कंपोनेंट था. ठीक है. जबकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा. तो मैं इसको रिपीट करता हूं. A क्रॉस B इज इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मल्टीप्लाई वेक्टर B का वो कंपोनेंट जो वेक्टर A के ऊपर परपेंडिकुलर है. ठीक है. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B परपेंडिकुलर टू वेक्टर A. ठीक है. नाउ तो अब जरा देखिए, हम अपने मैथमेटिकल फॉर्मूले को कुछ और आसानी से अरेंज कर सकते हैं. मींस A क्रॉस B इज इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, मैंने यहाँ इसको A से रिप्रेजेंट किया, इनटू वेक्टर B का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो वेक्टर A के ऊपर परपेंडिकुलर है. ठीक है. ये जो सिंबल मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ ये परपेंडिकुलर का सिंबल है. तो वेक्टर B के सब स्क्रिप्ट में परपेंडिकुलर का सिंबल क्या मतलब है इसका, वेक्टर B का वो कंपोनेंट जो वेक्टर A के ऊपर परपेंडिकुलर है. ठीक है. नाउ ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है. अब हम अपने वेक्टर B का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करने जा रहे हैं जो A के ऊपर है. नाउ तो हमारे पास ट्राइंगल है OPQ. देखिए स्टूडेंट्स, OPQ वेक्टर B के हेड से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखिए थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर को शो करती है. नाउ दिस इज दी 90 डिग्री, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और जिस पे दोनों एंगल फॉर्म हो रहे होते हैं वो बेस होता है. ठीक है. तो ये जो OQ है ये हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर है जो कि परपेंडिकुलर है, जिसको हम B परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. नाउ तो अब इस ट्राइंगल के ऊपर सिंपल आप अपना साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर है परपेंडिकुलर
ठीक है, और हमें वेक्टर बी यानी हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो यानी हमारा वेक्टर बी ये हमें पता है, तो हम सिंपल साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, विच इज इक्वल अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। जब आप अपने b को साइन थीटा की तरफ मूव करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको कुछ यूं हो जाएगा, b परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू b साइन थीटा। नाउ अब अपने इस b के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। नाउ ये सिंपल फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए कि जैसे हमने कहा कि भाई a क्रॉस b का जो आउटपुट होगा वो एक वेक्टर होगा, तो उसकी डायरेक्शन यानी a b साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर n कैप यूज किया है, ठीक है, और ये कंप्लीट वैल्यू a b साइन थीटा विद n कैप ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर c को, ठीक है। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा विद n कैप, ठीक है। ये n कैप हमारा आउटवर्ड है जिसको हमने अपवर्ड ड्रॉ किया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने वेक्टर प्रोडक्ट के लिए एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं जो कि बहुत सिंपल है, जिस तरह अभी हमने अपने डॉट प्रोडक्ट के लिए ड्राइव किया, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आता है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, ठीक है, या फिर ये पेपर में आपको इस तरह क्वेश्चन देते हैं कि आप ये शो कीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से ड्राइव करेंगे इसका रिलेशन। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखिए स्टूडेंट्स ये अभी हम ड्राइव कर आए, तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है a क्रॉस b, ठीक है। अगर इसको सिंपल कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू b का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो a के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी वेक्टर b का वेक्टर a पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, जैसा अभी हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर आए। नाउ अब इस फिगर को देखते हुए सिंपल अब इस कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑन ट्राइंगल OPQ sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, ठीक है। नाउ सिमिलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b डिवाइडेड बाय b, तो कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट b परपेंडिकुलर कंपोनेंट और परपेंडिकुलर इक्वल b साइन थीटा, ओके। नाउ इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में अरेंज कर दीजिए, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर जो n कैप है इसकी डायरेक्शन भी हम साथ साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम अपनी राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब देखिए स्टूडेंट्स ये तो बड़ी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन थी जो लेफ्ट हैंड साइड की अभी हमने आपको दी है, ठीक है। वेक्टर सी हमें कैसे मालूम हुआ था? बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए था, सेकंड वेक्टर वेक्टर बी था, ठीक है। आप वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ आपने मूव किया अपनी फिंगर्स को राइट हैंड रूल को यूज करते हुए, तो जो थंब था वो आउटवर्ड है, यानी कि इसको हमने यहाँ अपवर्ड ड्रॉ किया, तो वेक्टर सी कुछ यूं रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है। मगर राइट हैंड साइड जब आप डिस्कस करने जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में b क्रॉस a है, ठीक है, यानी वेक्टर b फर्स्ट वेक्टर है और वेक्टर a सेकंड वेक्टर है। तो अब राइट हैंड रूल को आप अपनी फिंगर्स में कुछ इस तरह यूज कीजिए कि आपकी जो फिंगर्स होंगी वो वेक्टर b की डायरेक्शन में होंगी और उनको आप वेक्टर b से वेक्टर a की तरफ मूव कीजिए, ठीक है। जब आप अपनी फिंगर्स को वेक्टर b से वेक्टर a की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो आपका थंब होगा वो इनवर्ड होगा, ठीक है। आपकी जो शीट है, आपकी जो नोटबुक है उसमें इनवर्ड होगा, ठीक है, उसमें अंदर की तरफ जा रहा होगा। जिस तरह ये वेक्टर c बाहर की तरफ आ रहा था ना, तो इसी तरीके से ये वेक्टर c जो है ये इनवर्ड बनेगा। अब इनवर्ड तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डाउनवर्ड ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर c जो वेक्टर b और a का यानी b क्रॉस a का आउटपुट है, इसको हम डाउनवर्ड ड्रॉ करते हैं और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस n कैप शो कर देते हैं, ठीक है। नाउ तो a क्रॉस b यानी अपने राइट हैंड रूल की फिंगर्स को
बी वेक्टर से ए की तरफ मूव करने पर हमें जो वेक्टर मिलता है वो इनवर्ड होता है, जिसको हम डाउनवर्ड ड्रॉ कर रहे हैं और इसकी डायरेक्शन को माइनस एन कैप से शो करते हैं। देखिए अब हम मैथमेटिकल फॉर्मूले को अरेंज करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटू वेक्टर ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, नाउ तो मैंने ए परपेंडिकुलर के सिंबल के साथ ए के साथ सब स्क्रिप्ट में परपेंडिकुलर सिंबल यूज किया। ठीक है, तो बी इंटू ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ओके, नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब जिस तरह आप अपने परपेंडिकुलर बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए यहाँ ड्राइव कर आए थे, ट्राइंगल को यूज करते हुए उसकी वैल्यू को फाइंड कर आए थे, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ इक्वेशन नंबर 2 के लिए वेक्टर ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ कंसीडर द ट्राइंगल O prime, P prime, Q prime। ठीक है, एंड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी देख लीजिए थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है जो कि हमारी रिक्वायर्ड है। ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है जिसके सामने हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये O प्राइम, P प्राइम, और जिसपे दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो बेस होता है। ठीक है, तो O प्राइम Q प्राइम ये हमारा बेस है, मगर बेस हमें यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। हम यहाँ पे साइन थीटा यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये हमें यहाँ पे यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ए, अगर हम इसको अरेंज कर लें तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में अरेंज कर दीजिए। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा विद माइनस एन कैप। ठीक है, अब ये देखिए माइनस आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है ये। ठीक है, इसके कंपेयर में, अपनी लेफ्ट हैंड साइड के कंपेयर में, तो हम क्या करते हैं इसको कुछ यूं लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, ये माइनस बेसिकली आपके इस कंपोनेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कॉम्बिनेशन कुछ यूं बनता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस राइट हैंड साइड। ठीक है, या फिर हम अपने इस मैथमेटिकल फॉर्म को कुछ यूं लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, मीन्स के जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, या फिर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब ये बड़ा सिंपल सा एक टॉपिक हमारा कॉन्करेंट फोर्सेस, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है हम यहाँ पर वो देंगे, और ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। नाउ व्हाट आर दी कॉन्करेंट फोर्सेस व्हेन 2 or more forces are acting on a body and the line of action of these forces pass through a common point. The forces are said to be concurrent forces. ठीक है स्टूडेंट्स, आप सिंपल ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कंकरेंट फोर्सेस की, जरा इस पे फोकस कीजिए। ठीक है, हमारे पास कंकरेंट फोर्सेस की डेफिनेशन सिंपल सी है कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस हो जो किसी बॉडी या किसी पॉइंट पर एक्ट कर रही हो, और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा हो। सपोज कि हमारे पास F1, F2, F3, F4 एंड F5 सो ऑन, ये डिफरेंट फोर्सेस है। ठीक है, तो इन फोर्सेस को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट है जिसको हम यहाँ पर O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह की ये तमाम फोर्सेस बेसिकली कंकरेंट फोर्सेस रिप्रेजेंट की जा रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन है आज हमारा, यू आर गोइंग टू गिव 2 एग्जाम्पल्स और 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ दी कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, आप सिंपल स्टूडेंट्स जो कंकरेंट फोर्सेस हैं उनकी जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स आप सिर्फ आज देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।